अब मायावती जी जो हमेशा बीजेपी की गोद में रहती हैं, सबसे ज्यादा उड़द चावल अगर किसी के पेट में बनना है तो वो मायावती जी के पेट में बनना है। उनको ये लग रहा है कि मैं इस बार फिर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाऊंगी और कहूंगी, मुसलमानों मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बेटी, आओ मेरे लिए दरियां बिछाओ, आओ मेरे पे वोट बैंक लुटा दो। इनको लगता है मुसलमान तो बेवकूफ़ होता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वहाँ पर हमेशा मुसलमान अब तक बेवकूफ़ बनता चला आया, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने दस्तक दी तो इन सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हमारी मायावती जी हो, सबको लूज मोशन होने शुरू हो गए। इनको लग रहा है अगर 125 सीट में से जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, अगर वहाँ पर ओवैसी साहब ने 100 बंदे भी खड़े कर दिए तो क्या होगा। ये मुसलमान जो हमारे लिए दरियां बिछाते हैं, हम जो यादव मात्र 7-8% हैं, हम जो ठाकुर मात्र 6-7% हैं, और हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ जाते हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए और मुसलमानों की पहली पसंद बन गए तो क्या होगा। आप भी सोचिए क्या होगा। क्या होगा। इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर ना सही, उप मुख्यमंत्री आपका होगा, मुस्लिम समाज से होगा। यही वजह है कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, कि बस ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। आप बताइए, जब बंदा कोई पार्टी बनाता है, क्यों बनाता है। ओवैसी साहब ने अगर कोई पार्टी बनाई और जो नेशनल पार्टी बन गई तो क्या ओवैसी साहब ने घुइयां छिलने के लिए बनाई थी कि जी वो हैदराबाद के शेर बन के रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे, और जहां से वो जाएंगे वहां पर हम उनको आरएसएस का एजेंट बता देंगे, मोदी जी की बी टीम बता देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस चीज को आप समझिए। मैं ना ओवैसी साहब की तारीफ कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूँ, ना मैं अखिलेश की बुराई कर रही हूँ, ना मैं ममता जी को बुरा कह रही हूँ, ना मैं मायावती जी को बुरा कह रही हूँ। मैं आपके दिमागों में वो बता रही हूँ जो फतूर ये आपके दिमागों में भर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम। अगर ओवैसी साहब संवैधानिक तरीके से कोई बात करते हैं, आप हमेशा देखिए कोई भी भारत में मॉब लिंचिंग होती है, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन देता है, ओवैसी साहब देते हैं। कोई भी गलत कानून पास होता है, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली कौन मचाता है, ओवैसी साहब मचाते हैं। कोई भी कुछ चीज होती है पार्लियामेंट में, उस इशू को कौन लेकर जाता है, ओवैसी साहब लेकर जाते हैं। आप बताइए और कोई मुस्लिम नेता लेकर जाता है। अभी यहाँ पर दाढ़ी काटी गई, लोनी में मुसलमान आदमी की, अब्दुल समद नाम के आदमी की मॉब लिंचिंग करी गई। क्या मुलायम सिंह ने कुछ बोला, क्या अखिलेश ने कुछ बोला, क्या कांग्रेस ने कुछ बोला, क्या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला, या किसी मुसलमान रहनुमा ने या मजहबी रहनुमा ने या हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोला। किसने बयान दिया, सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अब मैं आपको और पीछे लेकर चलती हूँ। आपको याद होगा मैं भी गई थी मेवात में, आसिफ नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग हुई। मैं भी वहां गई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे वहां जाने से मना करा था, मत जाओ तुम्हारी जान को खतरा है। तो वहां भी सबसे पहला स्टेटमेंट किसने दिया, वही बी टीम आरएसएस के एजेंट ने मुसलमानों के फेवर में स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों पे इस तरह का जुल्म नहीं सहा जाएगा, इस तरह मॉब लिंचिंग नहीं सहा जाएगी। ओवैसी साहब तो बी टीम के थे। तो ऐसी कैसी बी टीम है कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये बी टीम सबसे आगे आती है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हक में बोलती है। जब एनआरसी पास हुआ था, लागू हुआ था, तो पार्लियामेंट के इजलास में वो कौन नेता था जिसने एनआरसी का बिल फाड़ा था, बताइए कौन नेता था। ओवैसी साहब थे, जिन्होंने बोला था जय भीम जय मीम, और ये कह के उन्होंने एनआरसी की कॉपियां फाड़ दी थी। 3 तलाकों का बिल पास होता है, पहले कांग्रेस उस पर स्टडी करती है और बिल्कुल लाकर लगा देती है, क्योंकि अगर आपको याद हो शाहबानो केस था, शाहबानो को तलाक हो जाती है, उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, उस वक्त राजीव गांधी थे, और फिर 3 तलाकों का एक पूरा का पूरा कानून बना दिया जाता है और रख दिया जाता है सजा के कि जब हम देखेंगे उसको लागू कर देंगे। फिर बीजेपी सत्ता में आ जाती है और बीजेपी ये कानून लागू कर देती है। आप बताइए क्या 3 तलाकों का कानून लागू होना चाहिए था? 3 तलाकों का कानून शायद आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ क्या है। अगर आप, मेरा हस्बैंड, सपोज दैट मेरा हस्बैंड, मैं मुस्लिम समाज से, मुझे तलाक दे देता है और मैं पुलिस के पास जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, तो सरकार कहती है तुम्हें तलाक नहीं हुई और मेरे हस्बैंड को पकड़कर जेल में डाल
देती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए डाल देती है और कहती है जमानत भी नहीं होगी। अब 3 साल तक मेरे बच्चे मैं कहाँ पर पलेंगे? वो खर्चा भी मेरा शौहर देगा जिसको मैंने जेल में डलवा दिया। 3 साल बाद मेरा शौहर आता है और फिर सरकार कहती है कि नहीं, इसको तलाक नहीं हुई, ये बीवी तुम्हारी ही है। तो किस मर्द में ऐसा जिगरा होगा कि वो अपनी बीवी के साथ रहेगा जिसने उसको जलील करा और जेल की हवा खिलाई? उस एक तलाक पर पूरे 150 लोग डिस्टर्ब हुए, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, ननिहाल वाले, ददियाल वाले, खुद वो औरत और उसके बच्चे। तो मोदी जी ने मुसलमानों को ये गिफ्ट दिया था, 3 तलाकों के नाम पे मुसलमानों को बर्बाद करा था। मोदी जी को अगर बड़ा लेबर पेन आ रहा था बीजेपी को, तो बनाती कानून, बनाती जहेज पे कानून बनाती। जहेज में कितनी लड़कियां जलती हैं, कोई कानून नहीं बनाया। और अब ये जितने ड्रामेबाजी है, मॉब लिंचिंग के बारे में चल रहा है केस, क्या मॉब लिंचिंग में कोई कानून बना? कुछ नहीं बना। हम ना बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना हम अखिलेश के खिलाफ हैं, ना हम मायावती के खिलाफ हैं, ना हम ममता के खिलाफ हैं। मैं हमेशा हक का साथ देती हूँ, आपको अवेयर कराती हूँ कि आप दिमागों के ढक्कन खोलिए और देखिए आपके साथ कितना जबरदस्त षड्यंत्र करा जा रहा है। और ये तमाम लोग अब हिंदू बनकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चीखम चिल्ली बना रहे हैं। जो कल तक यादव होते थे, कल तक ठाकुर होते थे, कल तक दलित होते थे, कल तक आदिवासी होते थे, आज यही यूट्यूब पर आकर तमाम के तमाम हिंदू बन गए हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और इकलौते असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का बंदा है और ये यूपी में 100 सीटों पर लड़ रहा है। कोई राजभर साहब भी हैं यूपी से, वो जो सन 2019 में बीजेपी के साथ थे, यानी वो बी टीम नहीं है जो बीजेपी के अंदर रहती है फिर बीजेपी को छोड़ देती है, तो ये दूध के धुले बन जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन भी नहीं करा, हमेशा अगर उनके फादर को कंगाल कर देखें कि उनके फादर का गठबंधन अगर कभी रहा तो कांग्रेस के साथ रहा, और आज उनको बी टीम किसका बताया जाता है? बीजेपी की। अभिसार साहब एक हैं, बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, बड़ी इज्जत से उनको सुनती थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता है। अभिसार शर्मा एक रिपोर्टर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, डिफरेंट चैनल पे जाकर अपने इंटरव्यूज़ भी सेल आउट करते हैं। तो आजकल वो भी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए फरमाते हैं ओवैसी साहब के अकाउंट कंगाले जाएं, उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो ज़रा जाकर कोई अभिसार साहब को समझाए कि ये वही हैदराबाद है जहाँ के नवाब हैदराबाद ने 15 टन सोना सरकार को उस वक्त दिया था जब चाइना से जंग थी 61 या 62 में, और आज तक दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी वही है। 15 टन सोना ख्वाब में भी आया, तब तो ये सारे नारंगी कुत्ते तमाम गुफा की औलादे नहीं आए कि कठ मुल्लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 15 टन सरकार को डोनेट कर दिया। तब संघियों ने क्या करा था भारत के लिए? तो नवाब हैदराबाद के ख़ानदान से ताल्लुक़ है ओवैसी साहब का, जिनके अकाउंट कंगालने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, सवाल तो ये भी बनता है, जितने चड्डीधारी हैं इनकी औकात नहीं है, 2-2 रुपये पर कमेंट रहते हैं, तो क्या इनके डेटे कंगालने की बात कभी किसी चैनल वाले ने करी? कभी किसी ने कहा कि आरएसएस के अकाउंट कंगाले जाएं? कभी किसी ने कहा फूटे मुंह, किसी ने कहा कि आरएसएस पे बैन करा जाए? किसी ने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां जो है हमेशा भारत के अगेंस्ट चलती हैं? किसी ने पूछा कि नागपुर की जो नाजायज औलादे, इनका खर्चा पानी कहां से चल रहा है?